मैं लोकेश चौधरी आप सभी का वंस अगेन अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 का वर्तमान में बड़ा ही एक भयानक रूप चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे, सेफ़ होंगे, घर पे होंगे। औसत चैप्टर की मैं करीब आपको 16 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। ये मिससेलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें हों, तो हो सकता है कि ये सेशन आज थोड़ा लॉन्ग भी जाए। तो ज़्यादा उम्मीद ये करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पेन पेपर ले लीजिए बढ़िया तरह से और क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इस सेशन में मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड करूँगा, ज़्यादातर वही क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चन अपनी मेमोरी बेस पर होंगे और एक तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि शुरू से लेकर सभी का रिवाइज करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं बेटा, ये सीजीएल सन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं किसी न किसी वीडियो में आपको करा चुका हूँ, लेकिन मिससेलेनियस का मतलब यही होता है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन उस जगह आ जाएं जो आपने पहले पढ़ लिए हैं, उनका एक ओवरव्यू देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 120 स्टूडेंट की क्लास में 45% गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़। यदि बॉयज़ का औसत भार 46 kg है और गर्ल्स का औसत भार 54 kg है, तो सभी का औसत भार क्या है। देखिए, मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको एक बात बताई है कि जब कभी भी कोई फिक्स मतलब टोटल काउंटिंग संख्या दी जाए और उनके अनुपात भी बताए जाएं, तो फिर ऐसे केस में कुल की कोई ज़रूरत नहीं होती, या परसेंटेज दे दी जाए तो कुल की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि 120 विद्यार्थियों का क्या मतलब है। आपका काम केवल यही है कि पहली कंडीशन है कि हमें बॉयज़ दिए हुए हैं और दूसरी कंडीशन है कि हमें कौन दिया है, गर्ल्स। हमसे कहा जा रहा है कि 45% तो गर्ल्स ही हैं। जब 45% गर्ल्स हैं तो बेटा 55% कौन हो गए, बॉयज़। तो आपका काम क्या है कि इनमें इनिशियल रेशो निकाल लो। ये 5 से 11 बार कट जाएगा तो ये 5 से 9 बार कट जाएगा। तो अब आपको 120 नहीं मानने, आपको 11 लड़के मानने और 9 क्या माननी, लड़कियां। तो अब आपके लिए सवाल ये कह रहा है कि यदि 11 यानी कि जो बॉयज़ हैं हमारे, उनका जो औसत है वो 46 है और जबकि जो गर्ल्स हैं 9, उनका जो औसत है वो 54 है, तो सभी का औसत बताओ। तो मैं बहुत पहली बार एक चीज़ बता चुका हूँ। मेरी वीडियो नंबर 2 जब देखोगे तो वीडियो नंबर 2 आपको इस क्वेश्चन को और सॉल्व करवाएगी। जब मैंने बैलेंस ग्रुप कहा था, मैं अगर ये कहने लगूँ कि 11 संख्या का औसत 46 है जबकि अन्य 9 का औसत 54 है, तो सभी का औसत बताओ। तो मैंने ये कहा था कि माना कि औसत हमारा 46 है, तो ये 46 से कितना ज़्यादा है, 8। और ये 8 तब ज़्यादा है जब अकेला है, लेकिन यहाँ हैं कितने, 9। तो कुल मिलाकर बात ये क्या है कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो 72 आएगा। लेकिन इस 72 को 9 और 11 20 में बांट देंगे तो 4 से बेटा कट जाएगा ये 18 बार और 4 से कटेगा ये 5 बार। तो 5 3 15 और 5 6 30। माने गए औसत में 3.6 की वृद्धि हो जाएगी। तो 3.6 जब ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 49 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे लिए 120 का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 11 लड़के हैं, 9 लड़कियां हैं, 11 का औसत 40 है, 9 का 54 है, यानी कि देखो ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, इसे ऐसे यूँ। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि माना कि 40 है, ये 54 है, कितना ज़्यादा है, 8 एक पे, लेकिन 9 लोग ज़्यादा हैं तो 72 ज़्यादा होगा। उससे 11 और 9 20 में बांट दो तो एक पे पड़ जाएगा 3.6। जब 3.6 एक पे पड़ जाएगा तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 49.6। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो इससे पहले। देखो बेटा, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी CHSL 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ये कह रहा है कि n संख्या का औसत 58 है। कुछ संख्याएं जिनका औसत 58 है। फिर बाद में कह रहा है कि 65% संख्याओं में से प्रत्येक को, अब देखो दोबारा से वही बात आ जाती है, कितना परसेंट दे दिया, 65। तो इस n का भी यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ संख्या दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास 2 ही सिचुएशन होंगी, पहली और दूसरी। अब हम यहाँ से देखो सवाल को कैसे प्रिंट करेंगे।
वो करा कि 65% संख्याओं में प्रत्येक को हमने 16 बढ़ा दिया। तो भाई हमने 65% तो इधर ले ली, तो बेटा यहाँ पर कितने परसेंट बच गई, 35% बची। जब हम अनुपात काट देंगे 5 से तो ये कट जाएगा 13 बार और ये कट जाएगा 5 से कितने बार, 7 बार। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ से कि पहली जो 13 संख्या है उनमें प्रत्येक को 16 बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि प्रत्येक जो 13 संख्याएं उनको बेटा कितना कितना बढ़ाया, 16 बढ़ा दिया, तो 16 बार बढ़ जाएगा, ये तो हमारा बढ़ जाएगा। फिर बाद में क्या करा यहाँ से, शेष में से प्रत्येक को 9 कम कर दिया। शेष कितनी भैया, 7, तो यहाँ से माइनस कर सकता हूँ 7 × 9। भाई प्रत्येक में से 7 में 9 कम कर दिया। और ये जो फर्क पड़ेगा बेटा वो कितनी संख्याओं पर पड़ेगा, 20 पर। 20 पे क्यों पड़ेगा भाई, 13 संख्याएँ यहाँ हैं तो 7 संख्याएँ हैं, कुल कितनी संख्याएँ हमारी, बोलो कितनी संख्याएँ, 20। तो 16 थी 48 का 8 और 16 कम 16 और 4 कितने हो गए, 20। 208 में से 7 × 63 घटाने और भाग किससे देना, 20 से। 8 में से 3 गए तो क्या बचने वाला है बेटा, 5 और 6 चले जाएंगे 20 में से, तो यहाँ बच जाएगा 14 और भाग किससे दे देंगे, 20 से। 5 से काट ही लोगे भाई यहाँ से, तो 5 से काट दोगे ऊपर कट जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचने वाला है यहाँ से और 4 से कट जाएगा 4 मतलब 5 से कट जाएगा 29 बार, 4 पंजे 20, भाग दे दोगे तो यहाँ से कट जाएगा 25 और 5 × 8 40, यानी 5.8 आपका औसत बढ़ जाएगा। तो पहला औसत भैया कितना था, 58, शायद 58 ही है, उसमें कितना और बढ़ा दो 5.8, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 63.8। बात नहीं आ रही समझ में भाई, प्रत्येक संख्या को आपने 16 बढ़ाया तो 16 संख्या 13 बार बढ़ेगी और प्रत्येक संख्या को 9 कम किया तो 7 संख्या 9 बार कम हो जाएंगी। इतना बढ़ जाएगा, इतना घट जाएगा, इतने में बट जाएगा और बांट दोगे तो प्रत्येक पर कितना बढ़ेगा, 5.8। इस हिसाब से जो आपका औसत है वो 63.8। ये क्वेश्चन पेपर CHSL यानी सीनियर हायर सेकेंडरी लेवल 2018 में पूछा गया है। एक सवाल मैं और लेता हूँ जो भी नियर बाय एग्ज़ाम का, ये ठीक है ना। चलो मिलते हैं एक और, देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी हमारा CGL में पूछा गया है, CGL 2018 CPO CHL। SSC क्या करती है, कभी कभी ना सभी जो भी नया सवाल बनाती है वो एक क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में डाल देती है। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि 40 संख्या का औसत 65 है, कोई 40 संख्याएँ जिनका औसत 65 है। अब करें यदि 40% संख्याओं में से प्रत्येक को 12 बढ़ा दिया जाए तथा शेष संख्याओं में से प्रत्येक को 9 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या। अभी वाला वही क्वेश्चन है, 2 स्टेटस पार्ट आ गया। जब 40% संख्याओं की बात कर रहा है तो यहाँ तो कोई मतलब होगा ही नहीं, पहली और दूसरी कंडीशन। अब ये तो वो 40% है तो बेटा बची कितनी हमारी, 60%। अनुपात काट देंगे तो 2 अनुपात कितना हो गया, 3। अब सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 40% में से प्रत्येक को 12 बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका 12 बढ़ेगा लेकिन 2 बार बढ़ेगा क्योंकि यही तो 40% है। और कह रहा है बाद वाली संख्याओं को कितना कम कर दे, 9 कम कर दे। भैया जब 9 कम कर देगा 3 बार कम हो जाएगा, तो देखो 12 दूनी 24, 9 × 3 = 27। लेकिन ये बटना कहाँ है, 2 और 3 5 पर। जब 2 और 3 5 पर तो 12 दूनी 24, 9 × 3 = 27, यानी माइनस के हो जाएंगे 3 और भाग दे दोगे 5 से, न जाने की 0 पॉइंट लगा दोगे 0.6, ये क्या हो जाएगा, कम। तो पहला औसत भैया कितना है, 65, और 65 में से 0.6 कैंसिल कर दोगे तो 64.4। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, आपको 40 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वो हिस्सा है जो बढ़ाया गया, ये वो हिस्सा है जो घटाया गया, और ये 5 का भाग यानी टोटल पर क्या फ़र्क पड़ा। तो टोटल पर फ़र्क पड़ा 0.6 का, जो मैंने कम कर दिया तो आंसर 64.4 आ गया। देखो एक और सवाल इसके बाद देखेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। ये SBI PO सन 2008 में पूछा गया है। पहले एक ही एग्ज़ाम होता था तो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पुराना अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये करेंगे, एक क्लास में 24 बॉयज़ हैं, कोई क्लास है जिसमें 24 लड़के हैं, और बॉयज़ का जो औसत भार है वो संख्यात्मक रूप से यानी कि नंबर के हिसाब से देखें तो गर्ल्स के औसत भार के बराबर ही है। वो करेंगे गर्ल्स के औसत भार के क्या है, बराबर है। तो सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बॉयज़ का औसत भार संख्यात्मक रूप से गर्ल्स की संख्या। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, ये SBI PO 2008, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक क्लास में कुल 24 बॉयज़ हैं
और बॉयज़ का जो औसत भार है वो संख्यात्मक रूप से गर्ल्स की संख्या के बराबर है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर लड़कों का भार लेंगे तो अगर एक लड़की है तो लड़का 1 किलोग्राम का है, 2 लड़कियां हैं तो लड़के 2 ग्राम का है। तो यानी कि जितनी संख्या रखोगे उतना वेट आपको लड़कों के लिए रखना पड़ेगा। फिर बाद में क्या करा है, यहाँ से गर्ल्स का जो कुल वज़न है वो बॉयज़ के कुल वज़न से 90 kg कम है। यदि क्लास का औसत भार 25 किलोग्राम हो तो गर्ल्स की संख्या क्या है। देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा एक केस में बेटा यहाँ से कि हमारे पास पहले कौन है, बॉयज़, और बॉयज़ की जो संख्या है वो बेटा कितनी, 24। फिर इसके बाद में मैं यहाँ से दूसरे केस में किस में जाऊँगा, गर्ल्स। माना इनकी संख्या क्या है, x। जब इनकी संख्या x है तो आपको पता है कि यहाँ मुझे कोई न कोई वैल्यू वेट रखनी होगी, तो इसका वेट x रखना होगा। वेट कितना रखा होगा, x। अब कहोगे सब आप यहाँ क्यों नहीं मान रहे, इसके लिए बेटा और आसान दे दिया गया। देखो क्या, हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैं सभी लड़कों का वजन निकालूँ तो देखो यहाँ से 24 × x हो जाएगा, यानी कि 24x हो जाएगा। प्लस अगली कंडीशन में उसने कहा है कि लड़कियों का कुल वजन लड़कों के कुल वजन से 90 किलोग्राम कम है। तो भाई एक बताओ, इनका 24x और माइनस 90 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा, किसका वजन, लड़कियों का। तो ये तो हो गया बेटा बॉयज़ का, आप देख लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये किसका हो गया, गर्ल्स का। अब इसमें अगर मैं 24 लड़के और प्लस x लड़कियों का भाग दे दूँ तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 25 के। देखो बहुत आसान है, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो यहाँ हो जाएगा 24x + 24x माइनस के 90 बराबर 24 का जब यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 प्लस यहाँ से 25x। तो बेटा एक चीज़ तो समझनी होगी आपको अच्छी तरह से कि ये जो 25x है, देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक 24x जो वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, जब इधर आ जाएगी इस जगह पर तो यहाँ केवल क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, x, केवल x बचेगा। और जब वो x इधर आ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 23x, और 90 उधर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा 690। 23 से जब भाग दे देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। बहुत आसान है, हमसे सवाल यही पूछा गया था कि लड़कियों की संख्या क्या है। लड़कियों की संख्या है बेटा हमारी यहाँ पर कितनी, 30। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम जनरल मेथड से और आगे चले जाते, बस होशियारी हमने दिखा दी कि बॉयज़ का वज़न प्लस बॉयज़ का वज़न माइनस 90 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गर्ल्स। और पदों का योग बड़े पदों की संख्या, 24 लड़के हैं, x लड़कियां, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 25, x का मान आ जाएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हमें जनरलाइज करना पड़ जाता, और जनरल कर देते हैं, तो और जनरल कैसे होता भाई, फिर तुम यहाँ इक्वेशन मानते। देखो इक्वेशन कैसे मानते, इससे थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप कह रहे हो जी बॉयज़ की संख्या है जो हमारे पास वो 24 है, माना वज़न क्या है, x। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं जी ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स का वज़न x है, तो सॉरी संख्या x है, तो ये क्या होगी 22। बेटा अब एक कंडीशन क्या हो जाती है कि ये क्या होता है 24x प्लस यहाँ क्या करना पड़ता है xy। बात समझ रहे हैं ना। तो बॉयज़ के बारे में क्या 24, यहाँ से x हो गया, ये x है, ये y हो गया। अब बेटा यहाँ से क्या करो 24x, यहाँ क्या हो गया x। अब यहाँ से जब तुम कर दोगे 24 प्लस क्या करोगे ऐड, तो ये बराबर ना कितने के होना चाहिए, y के। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो जाएगी कि देखो एक केस ये हो जाएगा कि यहाँ जो केस है हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत क्या है कि अब कैलकुलेशन करना और थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24x है प्लस xy है, और ये बराबर 600, और इस वैल्यू में जो केस आ जाएगा यहाँ। लेकिन एक अंतर और है कि अब हमें 90 और करना है, इसमें थोड़ी सी कमी हुई। अब 90 कैसे करना है, देखो उसने ये और बोला है कि 24x माइनस xy बराबर कितने के, 90 के। फिर एक केस वो ये बताएगा कि 24x प्लस xy ओवर 24 प्लस x बराबर कितना, 25। तो ये कहीं ना कहीं पचड़ा पड़ने वाली बात है, तो इसको ज़्यादा 3-5 नहीं करना है, मतलब कैलकुलेटिव तरीके से ऐसे ही समझ लो कि जब ये 24 है तो ये x है, ये x है, इसको y मत मानो आप, इनका 24x मान लो। वो 24x में से 90 कम है, और ये 24 प्लस x बराबर कितने की हो जाएगा, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। एक सवाल और देखते हैं इसके आगे, बहुत अच्छा सा। आ जाओ भाई एक और क्वेश्चन देख लो। ये CGL सन 2009 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार है। मेरी पहली दूसरी वीडियो में जहाँ मैंने बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर पढ़ाया था, वहाँ अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि m से शुरू होकर 5 लगातार पूर्णांकों का औसत n है,
देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ये लगातार वर्ड मिल जाता है, पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन मेरा औसत n है तो डेफिनेटली वो नंबर पॉजिटिव रहे होंगे। तो मैं ये कहा था कि जब कभी भी आपके पास क्वालिटी मिस हो जाती है तो आपको पॉजिटिव पूर्णांकों को हमेशा नेचुरल ही मानना है। क्या मानना है भैया? नेचुरल। तो पहली सिचुएशन में आप पहली स्थिति के अनुसार देखिए कि आपकी शुरुआत 1 2 3 4 और किससे रही? 5 से। तो अब आपका औसत क्या हो गया? 3, और 3 को ही आपने n कर दिया। अब यहाँ से क्या करें? तब n, यहाँ से जो m है हमारा वो m+2 से स्टार्ट होकर m+2 से, भाई आप जो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि m+2 से स्टार्ट होकर, यानी कि बात कुल मिलाकर ये कही जा रही है कि m+2 पहले m1 से स्टार्ट हो रहा, अब इसमें 2 और आगे से स्टार्ट करें, यानी 2 और आगे से स्टार्ट करेंगे तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से। तो दूसरी सिचुएशन हमारे लिए क्या कह रही है? 3 4 5 6 7 और इसके बाद हो गया हमारा कौन? 8। बात समझ में आ रही है? अब जब 8 हो गया तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में होगा 5.5 हो जाएगा। तो कह रहा है तो नया हमारा औसत है वो क्या हो जाएगा? देखिए एक चीज़ तो समझनी होगी कि पहला औसत हमारा 3 था और अब जो औसत है वो हमारा आ रहा है कितना भैया? 5.5। यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग आपको करना है 3 + 8/2 करना, अर्थात 11/2 करना है, यानी कि तब आपका आंसर है। अब हम पहले ऑप्शन में प्रिंट करके देखते हैं कि जो n आया है वो हमारे लिए कितना है भैया? 3। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरा आंसर कौन सा हो गया? पहला। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब पूर्णांक की बात करें, क्वालिटी मिस हो जाए तो हमेशा क्या मानेंगे? आप नेचुरल। पहले प्रथम 5 नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, फिर कह रहा है 3 से शुरू हो जाए, क्योंकि हमसे बोला है उसने कि m+2 से, यानी कि वो कह रहा है कि m में 2 और आगे के पदों से शुरू करके 6 पदों का औसत। तो यहाँ 5.5 औसत है, ये मेरा औसत 3 है तो 1.5 बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरे पास कौन सा आंसर सही होगा इसका? 2n + 5/2। ठीक है ना? चलो देखते हैं इसके बाद एक और नया सवाल। अब प्यारे बच्चों देखेंगे एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया एक सवाल है। एक क्वेश्चन नाबार्ड 2000। नाबार्ड आप जानते हैं कि कृषि के लिए स्पेशली एक बैंकिंग सिस्टम है, जैसे नाबार्ड कहते हैं। उस नाबार्ड के किसी एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया कि 5 उत्तरोत्तर, देखिए इस चीज़ को समझ लें, उत्तरोत्तर का मतलब ही यही होता है क्रमागत। ठीक है ना? जैसे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है सक्सेसिव विषम संख्याओं का योग 575 है। तो पहली सिचुएशन हमारी ये कहती है कि आखिर वे संख्याएं हैं कौन सी। तो हम ये देखेंगे कि वो नंबर 5वां, अगर 5 नंबर है तो बीच का क्या है? तो बीच यानी औसत बटे संख्या, यही तो हमारे लिए एवरेज होगा या बीच का नंबर होगा। तो भाई मैंने यहाँ से 575 में जब 5 का भाग दे दिया तो 5 का भाग देखो एक बार गया, फिर यहाँ भी एक बार चला जाएगा और 5 25। तो मुझे ये पता चला पहली सिचुएशन में कि मेरे पास वो बीच की संख्या कितनी है? 115 है। कितनी? 115 है। इसके बाद जो नंबर आए होंगे वो 117 आया होगा और इसके बाद 119 आया होगा। बाकी 2 नंबर इससे पहले रहे होंगे 113 और 111। लेकिन वो कह रहा है कि इससे अगले सेट बी में क्रमागत 5 विषम संख्याएं आए तो उनका औसत क्या है? तो देखो दूसरी योग क्या है, सॉरी दूसरे में क्या होगा? यहाँ 121 होगा, यहाँ 123 होगा, यहाँ 125 होगा, यहाँ इसके बाद में आपको होता है 127 आएगा, ये 129 आएगा। लेकिन हमसे तो योग पूछा है, तो अगर जो बीच वाला नंबर है इसी नंबर में पदों की संख्या का गुणा कर दें तो योग आ जाएगा। तो 5 का गुणा जब 125 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 625। यानी कि अगले सेट बी का जो कंप्लीट योग करेंगे हम, उस कंप्लीट सेट का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 625, जिसकी शुरुआत 121 से होगी और लास्ट किससे होगा? 129 पर, और औसत कितना आएगा? 125। और आप जानते हैं कि योग क्या होता है? अगर एवरेज में n का गुणा कर दें तो योग ही तो निकल आता है। ठीक है ना? देखो बेटा इसके बाद एक और नया सवाल जो बहुत अच्छा है। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस चीज़ का। क्वेश्चन करा है कि A B C D तथा ई निरंतर सक्सेसिव विषम संख्याएं। तो आप अगर काउंट करेंगे तो ये कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी? 5 विषम संख्याएं। ए तथा सी का योग 146 है, तब ई माइनस डी का क्या होगा? ई माइनस डी क्या होगा? ये पंजाब नेशनल बैंक का कोई पेपर MT क्लास में हुआ, मल्टीटास्किंग क्लरिकल वगैरह के लिए, वहाँ पूछा गया। देखिए जैसा कि हमें पता है कि अगर ये विषम संख्याएँ हैं, कौन कौन सी बेटा? A B C
डी और ई, अगर ये संख्याएं विषम हैं, क्या है विषम, तो ए और सी के योग में अगर 2 का भाग देंगे तो बी निकल आएगा। जैसा कि हमें बोला गया है यहाँ से कि ए प्लस सी में अगर 2 का भाग देंगे तो बी आएगा। इसके रिजल्ट के लिए मैंने 146/2 कर दिया, 2 7 14 2 3 6, यानी कि 73 आ गया बीच का मान। तो अब मैं इस सीरीज़ को जब मैं आगे बढ़ा दूंगा तो देखो ये सीरीज़ 71, 73, 75 और इसके बाद 77 और 79 ये नंबर आ जाएंगे। नहीं आ रहा बात समझ में आपको? भाई देख लीजिए, जब इस नंबर और इस नंबर के सम में हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये, और इस नंबर को बी कहा जा रहा है। अब हमसे कहा क्या रहा है कि यहाँ से कि ई माइनस डी क्या होगा। वैसे तो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, शायद ये प्लस रहा होगा डी, तो क्योंकि 2 ही आ जाता। तो अब हमसे कह रहा है कि बताओ इन दोनों का सम क्या है। तो इन दोनों के सम की बात कर रहा है तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 7 और 7 कितना हो गया, 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 156। बहुत आसान है, 2 विषम संख्याएं जब जोड़ दी जाएं तो उनके बीच वाली संख्या भी विषम है तो ये क्रमागत होंगी। बी आ जाएगा जो 73 है, इस सीरीज़ में आप रखते चले जाएं। और ई प्लस डी का जो मान पूछा है वो 156। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसके बाद हम, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन भी CGL 2015 Tier 2 के पेपर का है। अब आप ऐसे देखेंगे सर 2 लाइन का सवाल पूरा नहीं है, क्या ये CGL Tier 2 में आया होगा, लेकिन कुछ तो खास होगा इस सवाल में। ये कह रहा है कि 0 2 4 द्वारा बनी बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी एवं लघुत्तम यानी सबसे छोटी 3 अंक की संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 अंक की है। सबसे पहले मैं आपको गलत तरीके से बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को रॉन्ग कैसे कर बैठते हैं और जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जब बनाते हैं तो 420 लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या बन गई। और छोटी संख्या में क्या है, हम लोग ऐसे बना देते हैं। बेटा एक बात समझ लेना, ये तो 3 अंकीय संख्या है लेकिन ये संख्या 2 अंकीय। आपने क्या लगाया, 0 पहले लगाया। जिस प्रकार दशमलव के बाद के 0 का कोई मान नहीं होता, इसी प्रकार संख्या से पहले 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए ये गलत तरीका। अब आपको कितने अंकों की संख्या बनानी, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की जो राइट संख्या बनेगी यहाँ से, जो राइट वे है, एक तो 420 हो गई और दूसरी जो संख्या बनेगी वो 204 होगी। अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। अब इन्हें जब जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 624, और भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 312। बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो रॉन्ग क्या होता है कि जब हम शुरुआत छोटी संख्या में किससे कर देते हैं, 0 से, लेकिन शर्त क्या है, कितने अंकों की संख्या, 3 अंकीय संख्या को बनाने की बात कर रहा है। तो सही मेथड होगा कि बड़ी संख्या बनेगी 420 और छोटी संख्या बनेगी 204। दोनों को जोड़ दोगे 624 और 624 का आधा जो होगा वो 312 होगा, ठीक है ना। चलो देखता हूँ इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा होगा, किसी न किसी देखेंगे। बेटा एक और सवाल, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। ये SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसी होती है, उसमें पूछा गया है। ये कह रहा है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य है। देखिए एक चीज़ तो समझ लेते हैं हम, अगर प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं की बात करता तो 1 3 5 7 9 11 यही नंबर लेते, लेकिन एक शर्त उसने क्या कर दी है कि प्रत्येक किससे डिवाइड होनी चाहिए, 7 से। तो अब कंडीशन ये होगी कि पहला जो डिजिट हमारा आएगा, आपको बताया कि नंबर जो होंगे हम पहाड़ा जो पढ़ेंगे, जो टेबल पढ़ेंगे, उस टेबल को भी ना हमें डेफिनेटली विषम ही पढ़ना होगा। यानी पहला पढ़ना होगा, तीसरा पढ़ना होगा, फिर 5वां पढ़ना होगा, फिर 7वां पढ़ना होगा, फिर 9वां पढ़ना होगा और फिर 11वां। क्योंकि देखो जब इस पूरी सीरीज में 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 21, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 7 9 63 और 11 7 77। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं देख लूँ यहाँ से कि मुझे ये पूछा गया है कि कंडीशन क्या है कि मेरे पूरे जो नंबर है वो विषम होने चाहिए, तो मेरी जो टेबल है वो भी विषम कैटेगरी में ही जाएगी। जब विषम कैटेगरी में जाएगी और प्रत्येक जो वो 7 का गुणज है तो 7 का गुणज ही होना चाहिए। अब हमसे कहा गया कि इस सीरीज़ का क्या बताना है आपको, औसत। तो आप जानते हो कि सीरीज़ AP में है तो पहला पद कितना हो जाएगा, 7, और अंतिम पद कितना हो गया, 77, और भाग किससे देंगे, 2 से। 77 और 7 हो जाएगा 84 और 84 का आधा होगा 42, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। बात समझनी होगी, 7 से गुणज हैं तो आपको 7 7 वाले नंबर लेने, वो भी नंबर कैसे लेने बेटा,
विषम लेने। बात समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड का सवाल था, बहुत आसानी से आपको पहला लेना है। और जो 6वां गुणज होगा वो होगा बेटा कौन सा, 11वां। तो हमें पता है कि अगर हमसे 6वें गुणज की बात कर रहा है तो 11 होगा, तो 7 11 77 और 1 7 7 7 और 77 84 का आधा कितना हो गया, 42। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल लेता हूँ इसके बाद, बहुत अच्छे वाला देखेंगे बेटा। एक और बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ जरा, बहुत अच्छा पॉपुलर है, आपके किताबों में भी है ये क्वेश्चन। अगर एक समूह में ए बी सी का जो औसत भार है वो 80 किलोग्राम है, 3 मेंबर है, उनका औसत भार 80 किलोग्राम है। डी के आ जाने से जो औसत भार है वो 84 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 84 किलोग्राम हो जाता है। ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, जो ई है उसका वजन डी से भी कितने किलोग्राम अधिक है, 3 किलोग्राम अधिक है। ए से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो बी सी डी ई का जो औसत भार है वो 79 केजी हो जाता है। कितना हो जाता है, 79 केजी। तो कहा जा रहा है कि ए का भार क्या है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाएं और बेसिक से ही करें कि अगर हमसे कहा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो 80 गुणा 3 बराबर 240 हो जाएगा। बात यहाँ तक ठीक है। अब बाद में यहाँ से कह रहा है कि इसके अंदर डी और आ जाने से औसत भार 84 किलोग्राम हो जाता है। तो अब अगर और आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 84 × 4 कर सकते हैं। बहुत बेसिक ही बता रहा हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ से देखेंगे 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और एक कितने हो गए, 33। बात समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वजन है हमारा वो निश्चित रूप से जो वेट बढ़ गया है, किसके लिए, जो डी का वज़न है। अगर डी का वज़न देखें 240 से 336 हो गया, तो लगभग आपको पता है कितना केजी यहाँ से बढ़ गया, 96 केजी बढ़ गया। तो 96 केजी जो वज़न है वो किसका वज़न है भैया, ई का वज़न है। अब क्या करें, औसत भार 84 केजी हो गया, सही है। यदि ई का वज़न डी से 3 किलोग्राम, यदि ई जिसका वज़न डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो एक बात बताओ, जो ई है हमारी उसका जो वज़न है वो 99 केजी होगा। कितना केजी होगा, ई का वज़न 99, क्योंकि वो करा है यहाँ से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। अब क्या करा है यहाँ से, यदि ए से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बी सी डी ई। अब देखो यहाँ से बी सी और कौन, डी, और कौन हो गया, ई। 4 मेंबर है, 4 का वज़न 79 हो जाता, 8 चौक 32, 320 में से 4 गया तो 316 किलोग्राम हो गया। अब एक चीज़ सोचो, आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितने किलोग्राम हो गया भैया, 316 किलोग्राम हो गया। अब 316 ग्राम में आपको पता है कि 96 केजी वज़न किसका है भैया, डी का, और 99 वज़न किसका है भैया, ई का। तो 4 और 1 5 कम कर देंगे तो 195 किलोग्राम वज़न कम कर देंगे। 6 में से 5 गए तो क्या बचा, 1, और यहाँ चले जाएंगे 11 में से 9 तो क्या बचेगा, 2, और इसके बाद यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ 121 केजी वज़न बचा, जो मेरे रूप से किसका है, बी और सी का। जब बी और सी का 121 केजी है, जिसको हम घटा देंगे कितने में से, 240 में से, तो आपको पता है बी और सी घट के कौन बच जाएगा, ए। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 240 माइनस 121, 0 में से 1 गया तो बराबर 9 हो गया, या 3 है, 3 गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2। इसका मतलब क्या है कि ए का जो वज़न है वो कितने किलोग्राम हो गया, 19 किलोग्राम। कितना वज़न हो गया, 19। एक बार मोटा मोटी तौर से समझ लो, देखो ए बी सी का वज़न 80 × 3 240। अब यहाँ से डी और हो गया तो मेंबर कितने हो गए, 4, 84 × 4 336। तो अब आप देखो कितना बढ़ गया यहाँ से, 96 वज़न किसका बढ़ गया होगा भैया, डी का। इसके बाद ई का जो वज़न है वो 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो ई कितना हो गया, 99। अब कह रहा है अगर ई को हम 7 जोड़ दें और ए को हम हटा दें तो औसत वज़न जो है हमारा वो 79 केजी हो जाता है। तो बी सी डी ई यानी ए हट गया, तो 4 × 9 करेंगे, 4 9 36, 4 7 28, 28 और 3 31 316। अगर इस 316 में से डी चला जाए और कौन चला जाए, बी, तो देखो 4 ये कम है, 100 से और 1 ये कम है तो 5 कम है, तो 200 में 5 कम है तो 195 कम है। इनको घटा देने से 121 केजी बचेगा। 121 केजी वजन जो है वो बी और किसका बचा, सी का। जब बी और सी अपना ले लेंगे तो ए बचेगा। तो 240 में से 121 चले जाएं तो अब आप बताइए, देखिए 100 में से 100 चले जाते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा यहाँ से, 119 केजी वजन। कितना का वजन बचेगा भैया, 119 केजी। किसका वजन है वो, ए का। यही सवाल आपसे देखो बेटा, जैसे कि मिससेलेनियस में मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चन कराएं। देखिए जो सवाल थोड़े बड़े हों, जो लॉन्ग प्रोसेस के सवाल हों, उनको कोशिश करो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम माय डियर यू कैन नॉट डिटरमाइन वी हैव द पावर ऑफ ट्रिक और LSL और अदर अप्रोचेज।
ये बहुत ज़रूरी नहीं होता कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर के टाइम पर हमें कोई चीज़ बिल्कुल ट्रिकी स्टाइल में याद आ जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों के कॉन्सेप्चुअल ग्रुप आने चाहिए। मैंने इस पूरे सेशन में करीब 16 से 17 वीडियो में आपको एवरेज पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और मैं भी एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते और अच्छा अध्यापक तो आप बताएंगे कैसा रहा के नाते हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोई भी टीचर काम कंप्लीट नहीं करा सकता, लेकिन YouTube पर जितना भी अभी तक सब लोगों ने पढ़ाया है, अगर उनके मुकाबले आप मेरी वीडियोस का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। मेरी संभवतः प्रयास यही रहा है, मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूँ। इसके बावजूद क्योंकि अब एक ही चैप्टर को चलते चलते बहुत समय हो गया, आप में से भी कई बच्चों को बोरियत फील हो रही होगी, इस वजह से मैं इस सेशन को अब यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद के सेशन के लिए अप्रोच के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मुझे आगे क्या पढ़ाना चाहिए। मैं कल का और एक पूरा समय दूंगा आपको, इसके बाद मुझे बताएंगे कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे रहने की ज़रूरत है। कोविड-19 के सेशन में घर पर रहें, सेफ रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ और मिलूँगा अगले किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय, शेयर, बाय, जय हिंद।